हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती है। हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं और आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स मैगजीन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। डेली स्टडी करने से आपका करंट अफेयर्स पे एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी और जो अदर स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं, साथ ही साथ किसी भी एग्जामिनेशन में जहां पे भी करंट अफेयर्स की चीजें आती हैं, ये मैगजीन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। हमसे यूट्यूब पे अपना सब्सक्राइब करिए। अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें हमसे जुड़िए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल गुरु तेग बहादुर अ, का जो है वो प्रकाश पूरब पर्व जो है ये मनाया गया। और ये गुरु तेग बहादुर जो है 9वें सिख गुरु थे। और वो जो है वो शहीद हुए थे और उन्होंने डिफेंड किया था रिलीजियस फ्रीडम को। और उनको औरंगजेब था मुगल शासक, उनके द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट कराया गया था, फांसी पे लटकाया गया था। और जो गुरु तेग बहादुर हैं, इन्होंने मतलब रिफ्यूज कर दिया था कि वो इस्लाम में नहीं कन्वर्ट होंगे और अपने राइट्स के लिए। और साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको अपना जो रिलीजन था उसको प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने जो है वो अपना बलिदान दिया था और नहीं झुके थे ये। तो इसी के लिए जो है वो इनकी जो लाइफ है, इनका जो साहस था, करेज, सेक्रीफाइस, जो एक कमिटमेंट था ह्यूमन डिग्निटी के लिए, फेथ के लिए, तो इनको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और प्रकाश पूरब जो है, ये जो जितने भी गुरु होते हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी, मतलब इस दिन इनका जन्म हुआ था तो उसी लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा गुरु पूरब होता है, ये जो है वो जो भी और इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं सिखिज्म में उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। फिर इन्हीं के संत हैं गुरु गोविंद सिंह। और ये 10वें गुरु बने थे और इन्होंने 1699 में खालसा शुरू किया था। और इसमें जो है वो जो सिख आइडेंटिटी थी उसका एक ये भी था कि हमें जो है वो प्रोटेक्ट करना है जो भी दबे कुचले हैं, जो ऑप्रेस लोग हैं। तो ये था इनका। फिर एनसीईआरटी का आपका नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी है। और ये पूरा देखती है कि कैसे जो है वो नई बुक्स जो टेक्स्ट बुक है इनका फॉर्मुलेशन होगा, कैसे ये बनेंगी। तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके तहत क्लास 8 की जो सोशल साइंसेज की जो टेक्स्ट बुक थी उनको हटाने का ऑर्डर आया था। फिर गवर्नमेंट ने सारी बुक्स को हटा भी लिया था। उसमें करप्शन इन जुडिशरी पे मतलब था, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। और इसके बाद जो ये नई कमेटी बनी है एनसीईआरटी की, एनएसटीसी, ये जो है ये 22 मेंबर की 22 मेंबर्स की हाई पावर कमेटी होती है। और इसमें मतलब आईआईटी वगैरह के, आईसीएचआर के, इन सबके प्रोफेसर वगैरह जो है वो रखे जाते हैं। और 3 जो पर्सन्स थे जिनको कि रिमूव किया है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो है वो जुडिशरी में जो है वो उसके लिए लिखा था। तो जिनको रिमूव किया है वह है माइकल दैरिनो। और ये फॉर्मर प्रोफेसर थे आईआईटी गांधी नगर के। एमडी श्रीनिवास, ये चेयरमैन थे फॉर सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज चेन्नई। और इसके अलावा विवेक देबरॉय, ये फॉर्मर चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। ठीक है। तो इसका भी बहुत से लोग वो कर रहे हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह से वो कर रहा है, मतलब कि अगर लिखा है उसमें तो क्या मतलब उसको हटाना सही था या नहीं सही था, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ऑर्डर किया कि नहीं। जबकि हमें भी पता है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसा कोई भी वो नहीं है जहाँ पे थोड़ा मोड़ा करप्शन ना हो। तो क्या बच्चों को अगर ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं या बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या उनके माइंड में ये चीजें नहीं आएंगी कि हाँ, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं करप्शन है। तो इसको लेके भी बहुत सारे इसके अलग डिफरेंट व्यूज भी आ रहे हैं। तो फिलहाल एनसीईआरटी ने जो कमेटी थी उसमें से इन लोगों को हटा दिया है और नए मेंबर्स जो है उनको अपॉइंट किए हैं।
ठीक है। और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के एडमिनिस्ट्रेशन है MC पंत, इनको चेयरपर्सन रखा गया है। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मंजुल भार्गव, उनको को चेयरपर्सन बनाया गया है। और बाकी 14 लोग जो है वो पार्ट रहेंगे इस कमेटी का। ठीक है, तो ये है। फिर कल हेल्थ डे था, तो हेल्थ डे के मौके पर जो महाराष्ट्र है वहां पे माई विलेज हेल्दी विलेज कैंपेन इसको शुरू किया गया। और हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो है ये कैंपेन चलाया गया है। और इसमें सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इन सब पे पूरा ध्यान रहेगा। साथ ही साथ मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज हो रही हैं उन पे स्पेशल फोकस जो है वो चलाया जाएगा। तो नेशनल ये इनका माई विलेज हेल्दी विलेज, जैसे कि पूछ सकते हैं किस स्टेट ने लॉन्च किया, या वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करता है। 7 अप्रैल को WHO के द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कैबिनेट ने जो है वो अप्रूवल किया है, और इसके तहत जो शिक्षा मित्र हैं और जो पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको जो है वो मंथली जो है वो पैसे दिए जाएंगे। और माना जा रहा है इससे जो शिक्षा मित्र जुड़े हुए हैं एजुकेशन सिस्टम से उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें बताया गया है कि पहले जो है वो शिक्षा मित्र के लिए 10,000 रुपया जो है वो 2017 में मंथली वो फिक्स किया गया था। इसको बढ़ा के अभी 18,000 कर दिया है। तो जो शिक्षा मित्र रहेगा उसको 18,000 रुपए मिलेगा। ठीक है। और ये अप्रैल 2026 से जो है वो लागू होगा। और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में 1,42,929 शिक्षा मित्र हैं। ठीक है। और इसमें जो है वो यूपी गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की समग्र शिक्षा अभियान है उसके तहत 60:40 का फंडिंग रेशियो रहता है। 60% पैसे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो इंक्रीज हुआ है इससे जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे नहीं किया तो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोगों को पे करेगी। और शिक्षा मित्र या एजुकेशन वॉलंटियर्स इनको कहा जाता है। और ये जो है वो सरकारी जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन को लिए ये जो पूरा वर्क करते हैं। ठीक है। फिर वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल था उसमें हिंदू में। तो और अब चूंकि जो है वो अभी गवर्नमेंट जो है वो बजट सेशन को एंड नहीं हुआ है और 3 दिन चलेगा एक्स्ट्रा, 15 से लेके 18 अप्रैल तक। और तो इसमें गवर्नमेंट का ये कोशिश रहेगा कि जो वुमेन बिल पे कुछ वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पे कुछ ले आएंगे, कोई नया बिल आएगा शायद कि कैसे उसको भी लागू करना है। और अगर हम वुमेन रिजर्वेशन एक्ट की बात करें तो सितंबर 2023 में इसको जो है वो पास कराया गया था। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये 106 अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है। और इसके तहत जो लोकसभा है, विधानसभा है, यहाँ पे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें 1/3 सीट जो है ये इनको जो है वो वुमेन के लिए जो है वो रखा गया है। और तो अब इसका कैसे फर्दर इनको इम्प्लीमेंट करना है ये एक टास्क है। अभी डिलिमिटेशन भी होना है, सेंसस जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। तो पहले यही था कि डिलिमिटेशन पहले 1971 का जो सेंसस हुआ था उसी के बेसिस पे था, फिर उसको बार बार टाइम टू टाइम एक्सटेंड किया गया। अब इस बार जो गवर्नमेंट है इनका कहना है कि जो लोकसभा अभी प्रधानमंत्री ने भी जो है अपने केरला में जो उनके रैलियां हुई हैं उसमें कहा है कि हम जो है वो सीट्स बढ़ाएंगे। तो सीट्स बढ़ाने को है कि शायद 800 से ज्यादा सीट्स हो जाएंगी लोकसभा में, राज्यसभा में बढ़ेगी। हर एक जो स्टेट है वहां पे जो असेंबलीज हैं वहां पे बढ़ेंगी सीटें। तो कैसे करना है, फिर कैसे वुमेन को 33% जो रिजर्वेशन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको लेके सारी चीजें जो हैं। तो अभी तो 2000 जो हमारे पास जो लेटेस्ट जो डेटा है सेंसस वो 2011 का है। अभी जो सेंसस स्टार्ट हुआ है इसका डेटा आते आते 2027 जो है वो हो जाएगा।
तो अब इसी सब चीज़ों को देखते हैं, इनका है कि अब देखो अभी क्या जो है वो ये डिसाइड जो है वो करते हैं। और वुमेन रिजर्वेशन की बात करें तो काफी लंबे समय से ये एक इशू चला आ रहा है, बहुत सालों से ओवरड्यू था कि महिलाओं को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। और आधी आबादी जो है, जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उतना नहीं है, तो पॉलिटिकली भी ये बहुत इनके लिए एक इम्पोर्टेंट हो गया था। तो खैर बिल तो पास हो गया था, एक्ट बन गया, बट अभी लागू नहीं हुआ था। तो कैसे इसको लागू करना है, कैसे जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको रिड्रॉ करना है, किस स्टेज को कितना वेटेज देना है, ये सारी चीजें जो है वो हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है ये अभी जब नया सेशन जब चलेगा 3 दिन का, तो उसमें कुछ ना कुछ नया चीजें जो है वो होंगी। तो ये देखना होगा कि आगे क्या इसमें होता है। फिर वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं तो लैम, इन्हें जो है वो कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया गया है 5 ईयर टर्म के लिए। और इनको यूनानिमसली जो है वो इलेक्ट किया गया है। तो ये वियतनाम का जो पावर स्ट्रक्चर है इसमें एक शिफ्ट है। पहले जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पे मतलब गवर्नमेंट है, तो इनका जो पार्टी सेक्रेटरी होता था और जो स्टेट का प्रेसिडेंट होता था, वो अलग अलग पर्सन के द्वारा ये पोजीशन जो है वो होल्ड की जाती थी। लेकिन फिलहाल जो हेड है उन्हीं को जो है वो अपॉइंट किया है। तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट जो है वो तो लैम हैं। ठीक है, ये इनको कंट्री का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। फिर प्रेसिडेंशियल एक्सेंट जो है वो मिल गया है, 3 बिल्स जब भी पास हुए थे रिसेंटली बजट सेशन में। और इसमें आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 है। इसके तहत जो अमरावती है इसको सोल मतलब अमरावती ही आंध्र प्रदेश का कैपिटल रहेगी और परमानेंट कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। और अब ये लॉ मतलब एक्सेंट मिल गया तो ये लॉ बन गया। और पिछले हफ्ते जो है ये इसका जो बिल है ये पास हुआ था। तो एक इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है अमरावती को एज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। साथ ही साथ 2 और बिल्स जो है वो ये बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल, इसको जो है वो पास एक्सेंट मिल गया है। ये भी जो है वो अभी पार्लियामेंट ने पास किया था। और इसमें जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 था, इसमें अमेंडमेंट किए गए थे। तो कुछ जो चेंजेस हुए थे वो फर्दर जो है वो मतलब अब वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये जब प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल जाता है तो उसके बाद इसको जो है वो जो हमारा गजट होता है उसमें नोटिफाई कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो बाइफरकेशन हुआ था, आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बटा था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। और उसके बाद जो है ये इसमें था, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसका विजन था कि 3 कैपिटल बनेंगे। इसमें था कि अमरावती को कैपिटल बनाया जाएगा, पहले था। लेकिन फिर था कि विशाखापट्टनम को जो है वो एग्जीक्यूटिव, अमरावती को लेजिस्लेटिव और कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल जो है वो बनाया जाएगा। तो काफी इस पे लंबे समय से चल रहा था कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। फिर वहां पे जब गवर्नमेंट चेंज हुई, नई सरकार अभी वहां पे एनडीए की है, तो अभी इन्होंने अमरावती को सोल कैपिटल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो अब यही जो है वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, अब एक ही कैपिटल। की कैपिटल अब अमरावती ही रहेगा। हाँ। जो 3 डिस्टिंक्शन था वो नहीं रहेगा। अब ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती रहेगा, तेलंगाना का हैदराबाद रहेगा। ठीक है, अभी 10 साल के लिए तो दोनों को कंबाइन वो किया गया था, और फिर अभी इनका विवाद मतलब वो हो नहीं पाया था कि क्या रहेगा, तो अब फर्दर वो क्लियर हो गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री उदय स्कीम लॉन्च किया था 2019 में। और इसके तहत जो रेजिडेंट्स थे उनको ओनरशिप राइट प्रोवाइड किया गया था। तो अभी जो दिल्ली की गवर्नमेंट, अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि दिल्ली में ये नया स्कीम के तहत ऑपरेट होगा एज इज वेयर इज बेसिस पे। तो इसमें जहां पे जिसकी जो घर है उसको एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है, जो सिटीजन्स हैं उनको अपने जो घर हैं उनको एमसीडी के नॉर्म्स के मुताबिक रीडेवलप करने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है वो अलाउ किया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, इसको रेगुलेट करने के लिए है जो ये एक्ट
आया था। और प्रधानमंत्री ये जो उदय योजना है, ठीक है, तो ये जो है वो दिल्ली आवास अधिकार योजना, इसको जो है वो फर्दर लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो मतलब झुग्गी झोपड़ियां हैं जहाँ पे ऐसी इन एडुकेट जो है वो तरीके से बनी हुई है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं की गई है, बेसिक सुविधाएं नहीं है घरों में, जो रेजिडेंट्स उनको प्रॉब्लम है, तो अब उनको इस अप्रोच के थ्रू माना जा रहा है कि फर्दर प्लान वे में कर दिया जाएगा, और ताकि इससे जो सिटीजन्स हैं उनको जो है वो बेनिफिट मिले, तो इसकी घोषणा किया है इन्होंने अभी। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये लॉन्च करेंगे एक स्पेशल कैंपेन, जिसके तहत फार्मर रजिस्ट्री ये प्रिपेयर किया जाएगा स्टेट में। और सरकार का कहना है कि ये जो ड्राइव है इसके तहत जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सकेगा, जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम है और ट्रांसपेरेंट तरीके से। और ये 15 अप्रैल तक ये चलेगा, और इसमें जितने भी ग्राम सचिवालय हैं स्टेट में, जितने उनको जो है जितने भी फार्मर्स हैं उनको रजिस्टर करने का काम किया जाएगा। बताया गया है कि अभी तक 1,72,00,000 फार्मर्स इनको जो है वो इस रजिस्ट्री से लिंक किया गया है, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। लेकिन अभी और बहुत से ऐसे किसान हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये स्पेशल कैंपेन चला के इनको सबको जोड़ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि एक्यूरेट डिजिटल डेटाबेस बनाना, और ताकि जो भी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उनका बेहतर तरीके से फायदा जो है वो मिल सके। पीएम किसान योजना की बात करें तो ये दिसंबर 2018 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और ऐसे कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं रहता है, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 6,000 रुपए पर ईयर, जो एलिजिबल फार्मर्स होते हैं उनको तीन तीन इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, तो 2-2 हजार के जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में जो किसान है उनको पैसा मिलता है, तो वो सही से नहीं मिल पाता है, लीकेज ना हो किसी तरह का, तो इसके लिए नए सिरे से कैंपेन यहाँ पे चलाया जा रहा है। फिर जयपुर में रीजनल एग्री कॉन्फ्रेंस हुआ, और यहाँ पे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसको और कैसे बेहतर करने पे जो है वो बातचीत हुई। इसमें जो है वो ऑयल सीड और पल्सेस पे कैसे हमें आत्मनिर्भर बनना है, इस पे स्पेशल एम्फेसिस दिया गया। ट्रांसपेरेंसी लाने की और बात कही गई है कि जो फर्टिलाइजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सीड्स का, इंश्योरेंस का, जो फार्मर्स को कंपनसेशन दिया जाता है उसको और हम बेहतर तरीके से करेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया कि अभी जो है ऑयल सीड प्रोडक्शन में हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और 429.89 लाख टन तक जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। और इसके अलावा फर्दर जो ऑयल सीड्स हैं क्रॉप, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे काम जो है वो चल रहा है। इसके अलावा पल्सेस मिशन है गवर्नमेंट का, जिसमें कि जो है वो पल्सेस की जो नई वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका भी उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को है जो है बढ़ाया जाए। और इसमें ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इसमें कहा गया है कि जो साइंटिस्ट हैं ये लैब टू लैंड मॉडल पे काम करेंगे, और ये फार्मर्स के साथ डायरेक्टली इंगेज करेंगे, ताकि इनको जो है वो बेहतर तरीके से चीजें बताई जा सकें। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल्स पे काम किया जाएगा, स्ट्रिक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, ठीक है। और जो फेक एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनको जो है वो खत्म किया जाएगा। तो मतलब यही इस कॉन्फ्रेंस में यही बात हुई कि कैसे जो है वो हम चीजों को और बेहतर करें, और फार्मर्स को एक आईडी जो है वो दिया जाएगा, एक नेशन वाइड जो है वो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये फार्मर आईडी, जिसके तहत इनको सब्सिडीज वगैरह दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो पता चलेगा कि हाँ कितने किसान जो हैं वो हैं। तो इसमें बताया गया कि कॉन्फ्रेंस चल रही है कि इस एग्रीकल्चर को और बेहतर करने के लिए ये काम हो रहा है। भी इंडिया का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अटेन्स क्रिटिकलिटी, तो ये एक नया माइलस्टोन जो है वो अचीव हुआ है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में। और तमिलनाडु में हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कालपक्कम में, तो इसने सक्सेसफुली जो है अपना पहला क्रिटिकलिटी जो है वो अचीव किया, अटेन किया 6 अप्रैल को 2026 को, ठीक है। और इसमें मतलब इन सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है ये इसको शुरू कर पाया। और ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का है, और इसको भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी इनके द्वारा जो है वो बिल्ड किया गया है। और
इंडिया का जो एक विजन था हमारा कि कि 3 स्टेजेस का हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, तो ये सेकंड स्टेज में इंडिया जो है वो एंटर कर चुका है और ग्लोबली भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है ये जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। और इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री ऐसी बन जाएगी आफ्टर रशिया जो कि कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे काम जो है वो कर रहा है। उसके लिए काफ़ी समय से जो है वो चीज़ें हो रही हैं। और जो इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इंडिया में यूरेनियम के जो रिसोर्सेज़ हैं वो काफ़ी कम है रिज़र्व्स, थोरियम रिज़र्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 3 स्टेजेस पे काम हो रहा है। जो स्टेज 1 है ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है और इसमें नेचुरल यूरेनियम को यूज़ किया जाता है और प्लूटोनियम को प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड स्टेज जो ये कालपक्कम में हुआ है, इसमें जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को यूज़ किया जाता है। इसमें जो है वो प्लूटोनियम को यूज़ करके यूरेनियम 233 बनाया जाता है थोरियम से। और फिर जो थर्ड स्टेज रहेगी उसमें थोरियम रिजर्व्स को यूज़ करके जो है, ठीक है? मतलब उसमें जो है वो यूरेनियम 233 को यूज़ करके थोरियम रिजर्व पे काम किया जाएगा ताकि जो हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके क्योंकि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है अगर हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। तो ये एक काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट रहा है और जो हमारा फ़ास्ट ये जो ब्रीडर रिएक्टर हैं प्रोटोटाइप ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इनके द्वारा डेवलप किया गया है और ये जो है वो यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल जो कि स्पेंट फ्यूल जो होता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स का उससे जनरेट होता है उसको रीप्रोसेस करके बनाया जाता है ठीक है और इसका जो कोर होता है उसका वो सराउंडेड होता है एक ब्लैंकेट बाय ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238 ठीक है और ये जो है ये इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं और इनको जो है वो प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट किया जाता है तो ये हमारी जो पूरी न्यूक्लियर वो है इस पे एक बेहतर जो है वो एक अचीवमेंट मतलब है ये तो फिर अगर हम इंडिया की करंट कैपेसिटी की बात करें तो जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो 8.78 गीगावाट है और बताया जा रहा है कि 2031-32 तक जो कैपेसिटी है वो बढ़कर 22.38 हो जाएगी और इस साल का जो बजट पिछले साल का जो बजट था उसमें काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था और जो इंडिया का एक नेट ज़ीरो गोल है 2070 तक का उसको अचीव करने के लिए साथ ही साथ पिछले साल विंटर सेशन में 2025 में शांति एक्ट लाया गया और इसके तहत जो न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क है उसको मॉडर्नाइज किया गया है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को जो है वो उसमें इंक्लूड किया गया है प्राइवेट सेक्टर भी अब इसमें काम कर सकेगा ठीक है तो ये माना जा रहा है कि इससे जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन है वो और आसान होगा बेहतर होगा और एनर्जी डिपेंडेंसी हमारी जो है वो अदर रिसोर्सेज पे वो कम होगी फिर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और इन्होंने जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इनके साथ मिलके नोटिफिकेशन किया जिसमें दो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एक है रेफरल सेंटर भावसागर CMLRE ये कोची में है और एक है MACS कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन एट अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे तो इनको जो है वो रिपोजिटरी जो है वो घोषित किया गया है नोटिफाई किया गया है और ये जो है वो सेक्शन 39 के अंतर्गत आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो है रिपोजिटरी का ये मतलब होता है कि ऐसी चीज जगह है जहाँ पे जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं जो स्पेसिमेंस हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वहाँ पे सेफ कस्टडी में रखा जाता है जितने भी उनकी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो नई स्पीशीज डेवलप की गई ठीक है जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जिनका रिसर्च के लिए और कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होता है ठीक है तो इन दोनों सेंटर्स को इन्होंने नोटिफाई किया है तो ये याद रखना कि ये कहाँ है
ठीक है, CMLRE भी पूछ सकता है कहाँ है, जैसे कोच्चि में है। अगर कर इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन होता है। यहाँ पे नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन भी होता है। ये एक लीडिंग रिपोजिटरी है। यहाँ पे फंगल डाइवर्सिटी को ये डेडिकेटेड है। फंगल कल्चर्स वगैरह को कलेक्ट करके उनके नेचुरल हैबिटाट से रखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पर रिसर्च चलती है, फिर उसका पूरा काम ये जो है वो करते हैं। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। और UN का जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इसको इंडिया ने 1994 में रेटिफाई किया था। तो उसका जो ऑब्लिगेशन था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट बना था। और इसका एम यही है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर तरीके से कंजर्वेशन किया जाए, सस्टेनेबल यूज हो, और बेनिफिट जो है वो इससे जो है वो शेयर किया जाए। ठीक है। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो ये सारी इन चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करती है कि कैसे जो है वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो रिसोर्सेज, इनको यूज किया जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडिया का जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। और उस इसमें काफ़ी सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन जो है वो एक साथ दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें बताया गया कि अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो इंडिया ने काफ़ी जो है वो क्लाइमेट जस्टिस इक्विटी पे काफ़ी काम किया है। इंडिया वर्ल्ड की 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज में से एक है। यहाँ पे 2.4% जो ग्लोबल लैंड एरिया है वो इंडिया का है। और 8% जितनी भी रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं वो यहाँ पे हैं। 96,000 से ज़्यादा एनिमल्स हैं। 45,000 से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज हैं। बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस की बात करें तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, उससे ये गवर्न होता है। और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इंडिया ने साइन किया था। ठीक है। फिर इसमें जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी है, एक एक्शन प्लान जो है, ये 2024 से 30 तक का बना है। और इसके लिए इंडिया ने COP 2024 में हुआ था, काली कोलंबिया में, वहां पे साइन किया था। और यही है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको कम करना 2030 तक, और कैसे नेचर के साथ हार्मनी में रह सकें, इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर किया जाए, कैसे जो स्पीशीज जो खत्म हो चुकी हैं उनको रिकवर किया जाए, वेटलैंड्स को कैसे कंजर्व किया जाए, पूरे उस पे काम चल रहा है। इंडिया के जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं, अगर बात की जाए तो जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉज जो हैं, ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये कई बार पूछा जा चुका है कि एक्ट्स और उनके ईयर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सारे इस पे कोर लॉज जो हैं वो है ही हैं। फिर जो की स्पीशीज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए काफी काम किया जा रहा है। जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है इसको एक्सपेंड किया गया है। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 2014 में 745 थे, बढ़ के 2025 में ये 134 हो चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, इन पे पूरा काम जो है वो हो रहा है। और अगर हम बात करें तो जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये अभी 58 हैं। एलिफेंट रिजर्व जो है वो जो 2025 का डेटा है 33 है। चीता के प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है वो जो पॉपुलेशन है चीता की वो बढ़ के अभी 30 हो चुकी है। फिर स्नो लेपर्ड, इनका भी जो है वो नेशन वाइड असेसमेंट कराया गया और 718 स्नो लेपर्ड जो है वो इनको आइडेंटिफाई किया गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, और इसका सेकेंड रेंज वाइड एस्टिमेशन जो है वो अभी जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया है। तो इनके भी प्रिजर्वेशन का काम चल रहा है। फिर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में एक लीडिंग रोल प्ले करता है। ये लॉन्च हुआ 2023 में। और इसमें एक पूरा एग्रीमेंट किया गया है, फ्रेमवर्क बनाया गया है कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं कि कैसे ये जो बिग कैट स्पीशीज हैं इनके कंजर्वेशन पे और काम हो। और अभी इंडिया में 80 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं।
जिनका एरिया 91,425 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। 13 जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोलॉजिकल रिजर्व में रिकॉग्नाइज्ड हैं। 2025 में सितंबर 2025 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हिमाचल प्रदेश का, इसको इंक्लूड किया गया। फिर ट्री का जो नंबर है उसको बढ़ाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन ये चलाया जा रहा है, और इसके तहत जो है वो पेड़ लगाने की बात कही जा रही है। फिर मिष्टी ये प्रोग्राम है, ये है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। इसके तहत 4,536 हेक्टेयर का जो मैंग्रोव लैंड है इसको जो है वो रिस्टोर किया गया। और 2025 में 11 न्यू रामसार साइट को डिक्लेयर किया गया है। तो अगर हम जनवरी 31 तक बात करें तो जनवरी 31 2026 तक टोटल 98 रामसार साइट्स हो गई हैं। ठीक है, मिशन लाइफ में जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है कि कैसे लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाया जाए ताकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज पे ज़्यादा जो है वो अपना डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में। फिर इसी में हमारी जो कैपेसिटी है इसको भी बढ़ाया गया है। बताया गया कि 31 जनवरी तक तो टोटल जो पावर कैपेसिटी है वो आपकी 520510.95 मेगावाट है, और ये बढ़ी है। जो नॉन फॉसिल रिसोर्सेज हैं उनसे जो है वो ये बढ़ा है। और इसके अलावा अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एरिना आरी स्टैटिस्टिक्स इनके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है सोलर पावर जनरेशन में, फोर्थ है विंड पावर में, और टोटल फोर्थ है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में ग्लोबली। इसके साथ फ्लाई ऐश को कैसे मैनेज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, इस पे भी काम किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट पे एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रेमवर्क है। तो इसके तहत जो प्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट उसको उसको रिसाइकिल भी करना होगा। ठीक है। फिर इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंपोजिट स्कोर है ये इम्प्रूव हुआ है, और 71 है। ये जो 23-24 का इंडेक्स रहा है इसमें काफी प्रोग्रेस हुआ है। तो ये सारी चीजें, तो इसमें जो भी डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल एग्जामिनेशन पर्पज के लिए अच्छा है। जो वेस्ट एशिया जो टेंशन है ये भी काफी बढ़ा हुआ है। कल जो ट्रम्प है इन्होंने बोला था कि आज का टाइम दिया था वेडनेसडे 5:30 तक कि हम एक पूरी पूरी सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगी अगर ईरान ने डील नहीं किया। तो ईरान भी इसका वो कर रहा था, बट अभी एक डील हुई है जिसके तहत जो है वो अभी फर्दर अटैक्स जो है वो नहीं करेंगी दोनों यूएस और ये ईरान। तो माना जा रहा है कि आगे कुछ दिनों तक जो है वो वॉर जो है वो नहीं होगी, रोक लगा दिया गया है अभी। ठीक है। और अगर हम बात करें तो अभी कल तक इजराइल ने काफी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उन पे अटैक किया। और ईरान का साउथ पार्स गैस फील्ड है असा लुएह में, ये कंट्री का लार्जेस्ट गैस फैसिलिटी है। तो जैसे ये जो फैसिलिटीज है ना ये भी इनका लोकेशन भी पूछ सकते हैं, आ सकता है। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया में इन्होंने कहा कि हमने मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं ईरान की तरफ से जो वो किए गए थे। और इसके अलावा अल जुबैल है। अल जुबैल वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। ये एक क्रिटिकल हब है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का। तो यहाँ पे भी अटैक किए गए थे। तो वार्निंग कल इनका था। फिर डील हो रहा था कि आप जो है स्टेट को ओपन करिए बिफोर द डेडलाइन। तो फिलहाल तो यही है अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि अभी इस पे जो है वो वॉर पे अटैक्स जो है वो न्यू अटैक्स जो है वो कंट्रीज नहीं करेंगी। फिर इसके अलावा एक द किंग फाद कॉजवे इसके बारे में बताया गया है। ये एक की ब्रिज है जो कि सऊदी अरेबिया को बहरीन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी थ्रेट था कि ईरान अटैक जो है वो कर सकता है। ठीक है। तो ये जो इनके पास ये सब चीजें हैं जो नाम है, जैसे अल जुबैल का भी आ सकता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का लोकेशन पूछ सकता है किसको जोड़ता है, किंग फाद कॉजवे है ये किसका क्या लिंक है, क्योंकि इस एरिया में काफी टेंशन रहा है। तो मतलब ये तो पूछेंगे नहीं किसने कब क्या अटैक किया, लेकिन ये जो ऑयल फील्ड्स हैं जो ये सारी चीजें हैं ये जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी इनका लोकेशन।
सिमिज़ू कॉर्पोरेशन है और ये जापान का इन्होंने प्रपोज किया है कि एक बेल्ट ऑफ पावर प्लांट्स बनाएंगे सिटिंग अलोंग द मून इक्वेटर। और इन्होंने कहा है कि ये एक 11,000 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो लूनर रिंग रहेगा। तो ये कंपनी का प्लान है कि यहाँ पे जो लूनर सॉइल पे रोबोट्स जो है वो मेगा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और यहाँ से जो एनर्जी जनरेट होगी उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये काफी हाई फाई प्रपोजल है। और इसमें लोग बता रहे हैं कि कितना ये फिजिबल है इकोनॉमिकली, बहुत ही, क्योंकि ज्यादा जो है वो कॉस्टली होगा। तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस पे है। तो ये है कि ये मून पे जो है वो अब ये पावर प्लांट बनाने की बात जो है वो कर रहे हैं। मिशन है, इन्होंने नया आर्टेमिस 2 मिशन, इन्होंने नया रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है। और ये फारदेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम अर्थ जो है ये हो गए हैं इनके जो वो है। और ये जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट गया है ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को ये कैरी कर रहा है। और अर्थ से ये 2,52,752 माइल्स का इन्होंने पूरा कवरेज कर लिया है। जो पहले का अपोलो 13 का रिकॉर्ड था इसको ये ब्रेक किया है। ठीक है। और ये अभी 7 आवर का लूनर फ्लाई बाय, मतलब मून के चारों तरफ ये चक्कर लगाएंगे। और उसके बाद जो है वो अ, कहा जा रहा है कि ये मून पे रीनर गामा और ग्लुश्को क्रेटर, ये इसको स्टडी करेंगे वहां पे। मतलब इसके फोटो वगैरह लेंगे ये। ठीक है। और ये व्लॉग में इन्होंने, नासा ने सब जानकारी दिया है कि काफी, मतलब ये अभी तक सक्सेसफुली जो है वो सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। क्रू की बात करें तो इसमें रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, जेरेमी हैंसन, ये सब लोग हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसके तहत नासा प्लान कर रहा है कि ह्यूमंस को जो है वो मून पे भेजा जाएगा। ठीक है। और डीप एक सी एक्सप्लोरेशन का काम होगा। तो इसके बाद और भी सारे मिशन जो हैं वो जाएंगे। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।